हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मैं भावना ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे लॉर्ड गणेश गिव्स यू लॉट्स ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड लव इन योर लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट क्लास में अपन ने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर ली थी, पीरियोडिक टेबल का पूरा व्यू ले लिया था, उसके जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ने वाले थे कि अपन पीरियोडिसिटी को देखने वाले थे कि क्या होती है पीरियोडिसिटी, और पीरियोडिसिटी के कौन कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो अपन रीड करेंगे। ट्रेंड नंबर फर्स्ट अपने पास आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, चलिए आज एटॉमिक रेडियस से शुरू करते हैं। क्या है एटॉमिक रेडियस? देखिए आप सबको पता है, आपने जो एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है क्लास 9th में भी मैंने आपको एटम की स्ट्रक्चर पढ़ाई है, और आपने जब भी अपने स्कूल्स में, अपने सेंटर्स पे, कहीं पे भी आपने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। क्या था एटम में? आपके पास मिड में एक न्यूक्लियस होता है और उसके राउंड ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपके पास है न्यूक्लियस और ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स जो है, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में सबसे लास्ट में, जो ये आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई? ये आउटर मोस्ट शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, क्या है? आउटर मोस्ट शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप कह देते हैं एटॉमिक रेडियस। इस डिस्टेंस को आप कह देते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या हुआ एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, उसको अपन कह देते हैं एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? क्या कह देते हैं? एटॉमिक रेडियस। चलिए अब देखिए क्या हुआ एटॉमिक रेडियस में। एटॉमिक रेडियस में देखिए कि आपके पास एटॉमिक रेडियस के अलावा एक और वर्ड आता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। चलिए पहले सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। क्या डेफिनेशन होगी? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू outermost shell, the distance from nucleus to outermost shell is called atomic radius, is called atomic radius। इसको हम R से डिनोट करते हैं। क्या हो गया? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो है, इसका ट्रेंड क्या है, मतलब ये कैसे, इसकी पीरियोडिसिटी कैसे बताएंगे? देखिए एटॉमिक रेडियस जो है वो ऊपर से नीचे आने पर, अप से डाउन आने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। और लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या हुआ? अप से डाउन जाने पर, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, मींस आप हाइड्रोजन से फ्रेंशियम की तरफ आएंगे, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। बिकॉज शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं, शेल इंक्रीज होंगे। इट मीन्स क्या है कि आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है वो न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, आउटर मोस्ट शेल की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी। इट मीन्स जो है आकार जो है, साइज जो है वो बढ़ेगा। तो इसलिए अप से डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है, जिससे क्या है कि एटम का, एलिमेंट का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। और लेफ्ट से राइट जाने पर जो एलिमेंट का साइज है वो घटता जाता है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था n इजिकल टू 1 है, n इजिकल टू 2 है, n इजिकल टू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब n इजिकल टू 1 है, इट मीन्स के, मैंने आपको बताया n इजिकल टू 1, तो ये क्या होगा? k शेल। n इजिकल टू 2 l, n इजिकल टू 3 m। तो ऐसे ही क्या ये सब है। अब जब अपन ने ड्राइंग ड्रॉ की थी तब उसमें अपन ने 9th क्लास में अपन क्या देखते थे? न्यूक्लियस यहाँ था, देन अपन ने K शेल ड्रॉ की थी, देन अपन ने L शेल ड्रॉ की थी, देन अपन ने M शेल ड्रॉ की थी। ठीक है, अब देखिए ऊपर से नीचे अगर मैं आ रही हूँ तो ये K शेल हो गई, सेकंड में आपके पास L शेल है, तो यानी कि ये दूरी
फर्स्ट की दूरी ये हो गई, सेकंड की ये हो गई, थर्ड की ये हो गई। ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है तो साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है। बहुत ही इजी सा एक कंसेप्ट था ये एटॉमिक रेडियस। क्या था? न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल से आपको क्या करनी है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस देखना है, उस डिस्टेंस को आप कह देंगे एटॉमिक रेडियस। अब क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर इसकी जो इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, दैट्स वाई जो है वो साइज भी इंक्रीज होगा, ठीक है, दैट्स वाई एलिमेंट का साइज भी इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे एक ग्रुप में जाएंगे तो आपके क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। आप देखिए पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे डिक्रीज होगा, यानी कि इसका अपोजिट होता है। अगर ये इंक्रीज होता है तो ऐसे डिक्रीज होता है, ऐसे डिक्रीज होता है तो ऐसे इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास हो गई एक ट्रेंड एटॉमिक रेडियस। चलिए इसको एक बार से कॉपी कीजिए, फिर इसके कुछ और कंसेप्ट्स हैं वो अपन क्लियर करते हैं। कॉपी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट अपने पास रहता है कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है। कितने टाइप की एटॉमिक रेडियस हमारे पास होती है? कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस। फिर हमारे पास होती है वॉन डेर वाल एटॉमिक रेडियस, वॉन डेर वाल्स एटॉमिक रेडियस। एंड लास्ट हमारे पास रहती है मेटेलिक एटॉमिक रेडियस। अब देखिए कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस क्या होती है? जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में पाई जाती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से? जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट एटम्स के अंदर पाई जाती है। जो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है जिन एटम के बीच में, उनमें जो रेडियस जो होती है उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। मेटल्स के एटम के बीच में जो रेडियस अपन डिफाइन करते हैं वो हो जाती है मेटेलिक रेडियस। और वॉन डेर वाल रेडियस क्या होगी? अब आप ये बोलेंगे मैडम कोवेलेंट तो पता चल रही है एटम्स का, कोवेलेंट एटम्स हैं, ठीक है, मेटेलिक एटम है, मेटल्स भी पता चल रहा है। अब वॉन डेर वाल क्या हुआ है? वॉन डेर वाल क्या है? ये कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड देखना है आपको, इसको आपको देखना है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड अपन देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, उन कोवेलेंट बॉन्ड के जो उनकी रेडियस जो होती है उसको अपन को कह देते हैं कोवेलेंट रेडियस, और सॉरी उसको कह देते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉन डेर वाल रेडियस, और अगर कोवेलेंट एटम्स के बीच में है तो कोवेलेंट रेडियस, और मेटल्स के बीच में है तो मेटेलिक एटॉमिक रेडियस। तो 3 टाइप्स के अपने पास एटॉमिक रेडियस रहती हैं, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड वॉन डेर वाल, ठीक है। वॉन डेर वाल की जो होती है सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? वॉन डेर वाल की। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? वॉन डेर वाल की। और वॉन डेर वाल जो एटॉमिक रेडियस है वो किसके बीच में पाई जाती है? किसके बीच में? इनके बीच में। जो अपने पास ये क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का आकार अपने ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा होता है। नोबल गैसेस का आकार अपने ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें वॉन डेर वाल रेडियस पाई जाती है, इनमें वॉन डेर वाल रेडियस पाई जाती है, इसलिए इनका आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पर अगर आकार बढ़ रहा है तो आपको एग्जैक्ट अगर आपको 4 नंबर दे दी जाए, मैं इसको रब कर दूं एक बार। चलिए कॉपी कर लिया होगा आप सबने। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। क्वेश्चन देखिए, एक मान लीजिए आपको ये दिया जाए कि रुबीडियम दे दिया जाए, आपको सोडियम दे दिया जाए, लिथियम दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए पोटेशियम। अब आपको ये कह दिया कि आप इसको बढ़ते एटॉमिक रेडियस के क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको सेट कीजिए। तो कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे? मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे आने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते हैं, तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। अगर आपसे करें कि इनको इंक्रीजिंग अपने साइज के रो में लगाइए, तो देखिए सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है? लिथियम। पहले आप इसको उस रो में लगाइए जिस रो में आपने इसको याद किया है, ठीक है। हेलिना की रब, चलो ये हो गया, ठीक है। हमने इसमें किस में लगा दिया? इसको हमने इसको उस क्रम में लगा दिया जिस क्रम में हमने इसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन उस क्रम में लगा दिया। अब इसका आकार बढ़ते क्रम में अगर आपको लिखना है तो आप कैसे करेंगे? इसको यूं साइन कर देंगे, मीन्स
क्योंकि मैंने आपको बोला है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आकार जो है वो बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स जो है बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस है जो बढ़ती है। तो इसका सही जो अपन ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, वो ये रहेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। इसको आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है? मुझे लगता है आपको एटॉमिक रेडियस अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन मैं आपको इसका एक और ट्रेंड जो है वो बताती हूँ। कॉपी कीजिए। चलिए एक और ट्रेंड जो आपको बताने जा रही हूं मैं हूं, देखिए ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है, ये इसका जो सभी इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें अपन ने क्या बोला था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस है इससे जो सब इलेक्ट्रॉन जो मिलकर एक नेट इनमें चार्ज अनुभव करेंगे। ठीक है, चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो इन इलेक्ट्रॉन से एक, अगर ये माइनस चार्ज के हैं, ये प्लस चार्ज के हैं, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इनका जो अट्रैक्शन है इसको अपन कह देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो पूरा चार्ज है क्या है, पूरा जो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेट, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस पे जो चार्ज रहेगा उस चार्ज को अपन कह देंगे न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या हुआ, जो अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि जो पूरा ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है, ठीक है, उसको अपन कह देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बेस्ड है एटॉमिक रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे इफेक्ट करती है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कैसे इफेक्ट करता है रेडियस को। तो ये इसका हो गया अफेक्टिंग फैक्टर भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए कैसे रहेगा, मान लीजिए कि इसका साइज इतना है पहले। ठीक है, एक बार मैं इसको रब करती हूं, सॉरी। देखिए क्या हुआ, आपके पास एक तो ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, एक आपके पास एलिमेंट है और एक आपके पास एलिमेंट है, एंड इसके बीच में आप एक और बना लीजिए। चलो ठीक है, आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3 तीनों एलिमेंट है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि तीनों में से किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। देखिए सेकेंड वन का जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही शेल हैं, दो शेल हैं, तो ये इसको क्या है अट्रैक्ट कर लेगा बहुत आराम से। अब इसके पास क्या है, 3 शेल्स हैं, यानी कि वो अगर इसको करेगा, जितना साइज बड़ा है उतना वो उसके जो दूरी बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा। क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, दूरी कितनी है 3 तक, इसकी दूरी कितनी हो गई 4 तक, है ना। तो यानी कि दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उतना जो है उसका अट्रैक्शन कम होता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, जो शेल है वो और शेल्स आते जाएंगे, और जैसे जैसे ज्यादा शेल्स आते जाएंगे उस ज्यादा शेल्स के आने के बाद न्यूक्लियर का जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे या किसी और शेल्स पे जो खिंचाव है, जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। यानी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, क्योंकि रेडियस जितनी ज्यादा होगी यानी कि नंबर ऑफ शेल्स उतने ज्यादा हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता के देखती हूँ। ठीक है, एक तो क्या होता है कि आप घर में 2 मेहमान आए, ठीक है, 2 मेहमान आए, आपने खूब उसकी खातिरदारी करी उनको, और आपने अच्छे से क्या किया, खिलाया पिलाया, एंजॉय करवाया, सारा घुमाने लेके गए, सब कुछ करा। फिर आपके घर में एक कोई मैरिज है, उस मैरिज में आपके पास पूरी रिलेटिव्स आए हैं, सब रिलेटिव्स आए हैं, तो आप एक रिलेटिव को पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो आप क्या करते हैं, मैरिज में आप अपने कामों में इतना उलझे हुए होते हैं कि आप उस एक रिलेटिव पे ध्यान नहीं दे पाते, है ना।
और एक होता है कि एक ही आया, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि जहां कम लोग आए तो उस पर अपन ने ज्यादा ध्यान दिया, और जैसे ही ज्यादा लोग आए अपने पास तो अपन उतना ध्यान नहीं दे पाए, है ना, उतना ध्यान अपन नहीं दे पाए, तो वो क्या गया इफेक्टिव, अपन क्या है इतना इफेक्ट उनसे नहीं हो पाए। मान लीजिए 2 जने आए तो अपन इफेक्ट होंगे, अरे भाई 2 जने आए उनके लिए करो ये करो ये करो। शादी में आए तो खूब सारे लोग आएंगे मैरिज में, और खूब सारे लोग हैं, मान लीजिए आप खूब सारी शेल्स हैं और खूब सारी शेल्स हैं, तो आपका अट्रैक्शन किसी एक से, आपको इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप एक से मिल सके, है ना, आप दो 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 सबको मिनट देंगे, थोड़ा बहुत टाइम देंगे और इतने में आपका काम होने लगेगा। वैसे ही क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स अगर ज्यादा बढ़ गए हैं तो इट मीन्स क्या हुआ कि अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। नंबर ऑफ शेल्स अगर कम है तो इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है। आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ में समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको एक बार कॉपी कीजिए। अब आप सोचेंगे मैडम इसमें कॉपी करने वाला क्या है, पर आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे और जो मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाए एक जगह मे भी आपको वो एग्जाम्पल समझने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको बताया जो, पर आप एक बार इसको नोट कीजिए ताकि आप बाद में इसको पढ़ें तो आपको इजीली वो याद रहे। चलिए कॉपी कीजिए एक बार। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास रहता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस यानी कि अगर आयंस हो तो उनकी रेडियस आप कैसे पता करेंगे। अब इसके लिए एक सिंपल सा आपको पता चलना चाहिए कि एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। क्लियर है, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। इसे अपन कह देते हैं कैटायन और इसे अपन कह देते हैं एनायन। अब आपको एक क्रम बता देती हूं, ये हो गया आयनिक रेडियस का क्रम। अगर आपको दे रखा है कोई एनायन और आपको दे रखा है एक कैटायन, कैटायन और एनायन आपको दोनों दे रखे हैं, दैट मीन्स आपको अब उसमें से आपको ये कह दे कि आपको इसको एटॉमिक रेडियस के बढ़ते या घटते क्रम में या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना है। तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले प्लस चार्ज वाले एनायंस को लगाएंगे, देन आपके पास अगर कोई न्यूट्रल आइटम्स दे रखे हैं तो आप न्यूट्रल को लगाएंगे, देन लास्ट में आप इसको कैटायंस की जो आयनिक रेडियस जो होती है सबसे ज्यादा होती है। कैटायंस की जो आयनिक रेडियस जो होती है सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट मीन्स उसका आकार छोटा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट मीन्स उसका आकार बढ़ जाएगा। क्लियर है, क्या क्लियर है आपको। कैटायन जो होता है, माइनस चार्ज जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, इसका मतलब उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा हो जाएगी, उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। दूसरी जगह पे हमारे पास आता है एनायन, एनायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, देने की प्रवृत्ति होती है, उसका आकार छोटा होता जाता है। इसलिए अगर आपको लगाना है, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कोई क्वेश्चन कि आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कैटायंस को और एनायंस में, कैटायन को सबसे बड़ा करेंगे, एनायन को सबसे छोटा करेंगे। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो इन दोनों के बीच में आप रखेंगे न्यूट्रल एटम को। क्लियर है, तो ये थी अपने पास आयनिक रेडियस। उसके बाद अपने पास एक करेक्टर आता है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर। चलिए क्या आता है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर। अब अगर आपको ये बोला जाए कि एक पीरियोडिक टेबल है, मैं इसमें आपको ये भी बता चुकी हूँ कि मेटल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, मेटेलॉइड्स कौन से, लास्ट क्लास में अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आप मुझे इस पीरियोडिक टेबल को देख के आप ये बताएंगे मुझे कि जो इसमें पीरियोडिसिटी क्या रहेगी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर्स। चलो मेटेलिक करेक्टर्स की पीरियोडिसिटी क्या रहेगी। मेटेलिक करेक्टर्स जो हैं वो लेफ्ट से राइट हैंड में बढ़ेंगे या घटेंगे, अप से डाउन में बढ़ेंगे या घटेंगे, इसका मुझे आप लोग देख के बताएंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा और अप से डाउन आने पर क्या होगा मेटेलिक करेक्टर्स का। मेटेलिक करेक्टर्स, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए क्या हुआ, मैंने आपको बोला है कि वहां नॉन मेटल्स हैं, ये सब आपके पास मेटल्स हैं। इसका मतलब मेटल्स करेक्टर जो है लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज मेटेलिक करेक्टर, और ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज हो जाएंगे।
क्या हुआ, वहाँ पे मेटल्स हैं सारे के सारे, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे, और बीच में अपने पास मेटेलॉइड्स हैं। अब मेटल्स हैं, इसका मतलब वहाँ से यहाँ आने पर कि जो है मेटेलिक कलेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, इसमें मेटेलिक कलेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये रह गई अपने मेटेलिक कलेक्टर की बात, ठीक है। अब इसमें आपको बताया जाए कि एसिडिक और बेसिक मीडियम को सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है, अपन को सबको पता है कि जहां पर नॉन मेटल्स है इट मीन्स वो करेंगे भाई एसिडिक रिएक्शन, ठीक है, और जहां पर मेटल्स हैं वो करेंगे बेसिक रिएक्शन। तो चलिए, मेटेलिक करेक्टर जितने ज्यादा होंगे वो एसिडिक, मेटेलिक करेक्टर जितने कम होंगे वो बेसिक। स्टार नोट लगा के इन चीजों को लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये छोटी सी चीज है, मैंने आपको 2 लाइंस में लिखवा दी है, आपको ज्यादा लंबा थोड़ा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। मेटेलिक कलेक्टर है इट मीन्स क्या है, वो एसिडिक है। नॉन मेटेलिक कलेक्टर है इट मीन्स क्या है, वो बेसिक है। आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है अपने माइंड में, मेटेलिक मतलब एसिडिक, नॉन मेटेलिक मतलब बेसिक, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अपने पास एक चीज आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? मान लीजिए आपके पास A और B 2 एटम्स, क्लियर है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को एक जो है, मान लीजिए ये B है, ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ जो है खिसका लेगा, अपनी ओर जो है अट्रैक्ट कर लेगा, और इसमें क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। उसने खोया तो उसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको अपन करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो एक कोवेलेंट जो बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपस में साझा किए हुए होंगे, उनको अब जो एक एटम जो है वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन करेगा, उसको अपन कह देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हालांकि आपके जो सिलेबस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ट्रेंड नहीं है, बट इसका जो है मेटेलिक नॉन मेटेलिक से एक क्वेश्चन आपके पास आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो आपको ये चीज भी आपको इतना रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ याद क्या करना है, जो मैं आपको इजी एक पॉइंट में सब चीज बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है अपोजिट है एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस घटेगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज हो रहेगी, लेफ्ट से राइट जाने पर जो आपको पता है डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस, तो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अप से डाउन जाने पर इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस, तो डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब चूंकि ये बढ़ रही है यहां से यहां जाने पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर भी अपन ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटेलिक कलेक्टर, नॉन मेटेलिक कलेक्टर जो है मेटल से नॉन मेटल जाएंगे, मेटेलिक कलेक्टर जो है वो कम होता जाएगा। मेटेलिक कलेक्टर जो है कम हो रहा है, मेटेलिक कलेक्टर जो क्या है कम हो रहा है, ये मेटेलिक कलेक्टर कम हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है? एसिडिक बेस। मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है ना बच्चों, ये देखिए, वहां से मेटल्स हैं, यहाँ सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स यानी कि मेटेलिक कलेक्टर जो है वो कम हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। और मेटेलिक कलेक्टर है जहाँ ज्यादा है वो हो जाएगा बेसिक मीडियम। क्लियर है? अब सही है ये चीज, है ना। मैंने आपको बोला सही है, शायद मैंने रिटर्न में इसको गलत लिख दिया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पर हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। चलिए, अब ये जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है। आपने क्या किया, अपन ने, मैं आपको एक जिगजैग सा व्यू दे देती हूँ। अब अपन ने कौन कौन से ट्रेंड पढ़े हैं, उनका क्या क्या मतलब समरी, अपन जो अपना पूरा जो समराइज कर देते हैं कि अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला जो ट्रेंड अपन ने पढ़ा था वो था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो कि यहां से यहां तक जाने पर डिक्रीज होगा और अप से डाउन तक जाने पर इंक्रीज होगा। क्लियर है? अप से डाउन तक जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी और ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस है जो डिक्रीज होगी। अप से डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। और लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं और जो उसका
नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ रही है, साइज नहीं बढ़ रहा है, तो फिर ये डिक्रीज होगी। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज। अप से डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब नॉन मेटल्स हैं, वहां पे सब मेटल्स और बीच में मेटलॉइड्स हैं। अप से डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर है जो वो बढ़ रहा है। थर्ड अपना ट्रेंड पढ़ा है, इसमें क्या चीज बताई थी मैंने आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपन ने बोला था कि एटॉमिक रेडियस के अपोजिट है, तो इसके मतलब है वो आप अपने आप समझ सकते हैं, उसको सेट कर लेंगे। फोर्थ अपने पास रहेगा एसिडिक और बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक क्या हुआ, यहाँ एसिडिक क्योंकि यहाँ नॉन मेटल्स हैं तो एसिडिक, और मेटल्स कैरेक्टर हैं तो फिर बेसिक। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा फिफ्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है और अप से डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है। तो ये जो 5 ट्रेंड्स थे अपन ने पढ़े। फर्स्ट नंबर था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो अपन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कम होगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो बढ़ेगी। सेकंड अपने पढ़ा मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर सब मेटल्स हैं और यहाँ पर सब नॉन मेटल्स और बीच में मेटलॉइड्स है, दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट से राइट जाने पर कम हो रहा है। उसके बाद अपन ने पढ़ा ENC यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे होगा, मैंने आपको बताया, जितना कम होगा उतना इफेक्टिव ज्यादा होगा और जितना ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव कम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट से राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज अगर कम हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अगर साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, अगर साइज घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। उसके बाद अपन आए थे एसिडिक और बेसिक मीडियम पे। एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल्स है तो वो एसिडिक, यहाँ पे मेटल्स है तो वो बेसिक्स, तो ये हो गया एसिडिक और बेसिक। फिर अपन आ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो भी मैंने आपको ये बताई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपोजिट होती है एटॉमिक रेडियस के। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ेगी और अप से डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वो कम होगी। ये जो साइन जो मैंने ऊपर लगाया दैट मीन्स बढ़ रही है और नीचे की तरफ लगाया दैट मीन्स घट रही है। तो ये थे अपने पास पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप एक बार इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो करवाती हूँ। तो चलिए बच्चों, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी अपन दे रही है कि एटॉमिक रेडियस दी हुई है। मैं एक बार इस चीज को रब कर दूं सारी को। अपन क्वेश्चंस करते हैं। एटॉमिक रेडियस आपको गिवन है और आपको इसको साइज के ऑर्डर में प्लेस करना है। चलिए, आपको एटॉमिक रेडियस दे रखी है, बोरोन दे रखा है आपको 88 नंबर पर, एटॉमिक रेडियस 88 दे रखी है। बेरिलियम का नंबर दे रखा है आपको एटॉमिक रेडियस का 111, देन ऑक्सीजन का दे रखा है 66, देन नाइट्रोजन का दे रखा है 74, देन लिथियम का दे रखा है आपको 152 और देन कार्बन का आपको दे रखा है 77। क्लियर है। अब आपको ये बोला गया है कि आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है एटॉमिक रेडियस के इसने बढ़ता ऐसा कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसने लिख रखा है अपन को, इसको अरेंज करना है, यानी कि बड़ी सबसे ज्यादा उसके बाद सबसे कम। अब देखिए, सबसे ज्यादा अपने पास है लिथियम, ठीक है, उसके बाद अपने पास है बेरिलियम, उसके बाद अपने पास है बोरोन, उसके बाद अपने पास है कार्बन, उसके बाद अपने पास है नाइट्रोजन, उसके बाद अपने पास है ऑक्सीजन। क्या हुआ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इधर आ जाइए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन।
यही है सबसे ज्यादा लिथियम की है। मैंने आपको क्या बोला था, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगी, और यही अपना ऑर्डर कह रहा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है, एटॉमिक रेडियस हमने इसको पैटर्न में अरेंज कर दिया है। ये बोल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आप बताएंगे। स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। लार्जेस्ट कौन सा है, लिथियम। आराम से बता सकते हैं आप। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या रहेगी पीरियोडिसिटी, तो अपन ने बता दिया है लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। चलिए ये था क्वेश्चन। इसमें लिखा है 3 एलिमेंट्स दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। 3 इलेक्ट्रॉन्स, आपको 3 ऐसे एलिमेंट्स जो आपको बताने हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। आराम से लिख सकते हैं आप NS1 में सभी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप 3 की जगह 7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, NS2 लिख दीजिए। क्लियर है, NS1 NS2, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, पूरी अपने पास लाइन ही पूरी उसी चीज़ की है। नेक्स्ट है अपने पास 3 एलिमेंट्स विच फील्ड आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल जिसका भरा हुआ, वो भी अपन NS2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं NS2, क्योंकि इसमें पूरा भरा हुआ है। और उसके अलावा अपन ये लिख सकते हैं नोबल गैसेज में भी जो लास्ट तक है जो शेल होती है पूरी कंप्लीट होती है, कंप्लीटेड शेल होती है, तो अपन इसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी D10 होगा अपने पास, है ना, तो अपन ये सब इसमें लिख सकते हैं। तो ये थे बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, आप सबको सॉल्व करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें मेरे से आकर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। अगर वो क्वेश्चन ऐसा कुछ हुआ जो आपको वीडियो को समझना है तो मैं आपको वीडियो भी बना के उसका डालूंगी। तो प्लीज़ 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 अच्छे से पढ़िए, जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए एनसीईआरटी को। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन लगा मेरे को तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगी। यहाँ अपना जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है उसका जो एनसीईआरटी का पोर्शन अपन ने खत्म कर लिया है, यानी कि एनसीईआरटी में जो भी था वो अपन ने खत्म कर लिया। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो आपके इसके बाद बनाकर डालना चाहूंगी आपके लिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के मेमोराइज करने का तरीका, क्योंकि एफ ब्लॉक मैंने आपको मेमोराइज नहीं करवाया है, आपके सिलेबस में नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि बच्चा 10th से जो सीखता है 10th से जैसे मेमोराइज करेगा वो आप 12th तक वही चीज़ मेमोराइज करता जाएगा। तो मैं आपको चाहती हूँ कि मैं आपको एफ ब्लॉक भी समझाऊं। तो नेक्स्ट जो एक क्लास है मैं आपके 5 या 10 मिनट की जो भी बनाऊंगी उस क्लास में मैं आपके लिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है उनकी जो मेमोराइज करने की ट्रिक्स है वो आपको सामने रखूंगी। चलिए फटाफट से रीच कीजिए, जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए, और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।